नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम नगरीय विकास से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से आप जरूर देखिएगा। कोई भी एग्जाम में अगर नगरीय विकास से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपसे जरूर आज का क्लास देखेंगे तो बन जाएगा। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट पैकेज चाहते हैं तो सिर्फ 149 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसे आज के क्लास का जो पीडीएफ चाहिए तो इसी पैकेज में आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। एडीओ एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे कंप्लीट पैकेज आपको सिर्फ 2799 में मिल जाएगा, और पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका के क्लासेस सिर्फ 1799 में आपको मिल जाएगा। इसको आप एनी टाइम 24 घंटे पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अपडेट्स भी हमेशा मिलते रहेगा। तो ये जो पैकेज है वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी, आप व्हाट्सअप पर भी चैट कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज की क्लास। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल नगरीय जनसंख्या, इसको शहरी जनसंख्या भी कहते हैं, तो नगरीय जनसंख्या आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ की जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो है 39.37 लाख, है ना, सॉरी 59.37 लाख, 59.37 लाख जो है छत्तीसगढ़ की कुल नगरीय जनसंख्या। अगला जो क्वेश्चन है वो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आपको बताना है कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है वो है आपका 255.45 लाख के आसपास, और आपका नगरीय जनसंख्या अभी हमने देखा कि 59.37 लाख है। तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 23.24%। तो छत्तीसगढ़ में 23.24% लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो इस टेबल से हम समझते हैं 2011 का डेटा दिया गया है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो शहरी जनसंख्या 59.37 लाख बताया गया है, और यहाँ पे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया 23.24%। यही डेटा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डेटा है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये आपको याद रखना है। 1951 की हम बात करें तो 1951 में इस एरिया का जो शहरीकरण था वो सिर्फ 4.88% था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आप याद रखेंगे 23.24% है। अब शहरीकरण का प्रतिशत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नगर पालिका निगम है। तो नगर पालिका निगम की संख्या है 14, और नगर पालिका परिषद की जो संख्या वो है 44। और छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर पंचायत है ऐसा पूछा जाए तो नगर पंचायत की जो संख्या है वो है 112। इस तरीके से इन सबको जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल निकायों की जो संख्या वो है 170। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। कुल निकायों की संख्या 170, नगर पालिका जो निगम है वो 14, नगर पालिका परिषद 44, नगर पंचायत 112। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल जो निकाय आता है छत्तीसगढ़ का वो है 170। आप सोर्स इस लिंक में जाकर देख सकते हैं, साफ साफ ये सारे डेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो अभी वर्तमान में 33 जिलों की संख्या हो चुकी है। अगला है, नवीन सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो नवीन सरोवर योजना है स्पेशली शहरी क्षेत्रों के लिए आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्रों में स्थित जितने भी तालाब हैं उनका पुनरुद्धार करना और सौंदर्यीकरण करना नवीन सरोवर योजना का उद्देश्य है। फिर अगला है, ज्ञानस्थली योजना किससे संबंधित है। तो ज्ञानस्थली योजना भी शहरी क्षेत्र से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में स्थित जितने भी विद्यालय हैं उसका जीर्णोद्धार करना जो है ज्ञानस्थली योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, उन्मुख खेल मैदान योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर कितने लाख का प्रावधान है। देखिए इस योजना के अंतर्गत खेल मैदान बनाया जाता है, और उन्मुख खेल मैदान योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर आपका 40.50 लाख मतलब 40.5 लाख रुपए का प्रावधान है। उसी तरीके से पुष्प वाटिका उद्यान योजना के अंतर्गत जो प्रदेश की जितने भी कॉलोनियों के बीच खाली स्थान होता है वहाँ पे उद्यान वगैरह लगाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 37 लाख का प्रावधान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों में एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों में उद्यान वगैरह बनाने के लिए ये योजना, और प्रति हेक्टेयर 37 लाख का प्रावधान है। और उन्मुख खेल मैदान में शहरी क्षेत्र में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ये योजना लाया गया, जहाँ पे प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के असंगठित रूप से गुमठी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की जो आर्थिक उत्थान की योजना है उस योजना का नाम क्या है।
जो ठेले लगाकर या फेरी लगाकर जीविका उपार्जन करते हैं उनके लिए राजीव गांधी स्वावलंबन योजना लाया गया है। इसका नाम याद रखेंगे, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। तो आपको ये बताना है कि राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रति गुमठी कितने राशि का प्रावधान है। तो इसमें प्रति गुमठी 30,000 रुपये का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के बेरोजगारों, नवयुवकों तथा नवयुवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान हो गया, चबूतरा हो गया, उपलब्ध कराने के लिए योजना लाया गया है। आपको ये बताना है कि इस योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। याद रखेंगे, राजीव स्वावलंबन योजना गुमठी, ठेले या फिर फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के लिए है, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है नगरीय क्षेत्रों में जितने भी बेरोजगार नवयुवक है, नवयुवता हैं, उनको नवयुवतियाँ हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान या फिर चबूतरा उपलब्ध करने की योजना है। ठीक है, अब इसमें जैसे बड़ा दुकान खोलना है तो बड़ा दुकान के लिए 1.818 लाख रुपए, छोटा दुकान के लिए 0.98 लाख रुपए लागत के हिसाब से यहाँ पे ऋण मिल जाता है, जिस पे नगरीय निकायों में 50% का अनुदान मिलता है और बाकी का जो राशि वो ऋण के हिसाब से मिलता है। फिर अगला है, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के अंतर्गत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौनी पसारी योजना किस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में लाया गया है। तो पौनी पसारी योजना जो है प्रदेश में जितने भी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोग हैं एवं परिवार हैं उनको सघन आबादी इलाका में, शहरी क्षेत्रों में चबूतरा उपलब्ध कराया जाता है ना, अच्छे बाज़ार उपलब्ध कराया जाता है ताकि इनका जो है ये आगे बढ़ सकें, इनको प्रोत्साहित किया जा सके। तो पौनी पसारी योजना के संदर्भ में सिर्फ ये याद रखना, पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया है। याद रखेंगे, पौनी पसारी योजना है ना, प्रदेश के सभी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को और उनके परिवारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों एवं स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को कौशल उन्नयन किया जाता है। उसके उपरांत सघन शहरी क्षेत्र में व्यवसाय हेतु किफ़ायती दैनिक शुल्क कर चबूतरा उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट योजना है, 1 मई 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत मितान कॉल सेंटर का जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत जो टोल फ्री नंबर है वो है 14545, ठीक है, 14545, इसको याद रखेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप घर बैठे ऑनलाइन, जैसे आपको पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, तो जो भी प्रमाण पत्र है आपका, लाइसेंस, ये सब बनवा सकते हैं घर बैठे 14545 में कॉल करके। और ये जो योजना है प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के लिए है, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हो सके, इसलिए ये योजना लाया गया है। यहाँ पे नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा का लाभ मिलता है और ये सभी 14 नगर निगमों में संचालित है। इस योजना का नाम है मितान योजना या मुख्यमंत्री मितान योजना। इसका जो टोल फ्री नंबर है याद रख लेना, 14545, और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 1 मई 2022 को हुआ था। और ये जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप कॉल प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कर सकते हैं, 12 घंटा ये चालू रहता है। फिर अगला है, आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। तो आम नागरिकों को अच्छे क्वालिटी की दवा इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए जो योजना लाया गया उसका नाम है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। वर्तमान में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कितने खोले गए हैं। वर्तमान में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कहाँ पे खोले गए हैं, ये आपको याद रखना, कितने नहीं, कहाँ पे खोले गए हैं, किस स्थान में खोले गए हैं। तो ये योजना जो है वो समस्त नगरीय निकायों में खोला गया है, ठीक है, नगरीय निकायों में ये खोला गया है, इसको याद रखना। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के बारे में और डिटेल बता देता हूँ। उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाया गया है, समस्त नगरीय निकायों में इसे खोला गया है। और यहाँ पे लगभग 329 जेनेरिक दवाएं और 28 सर्जिकल आइटम वर्तमान में उपलब्ध हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से और जानकारी डिटेल में मिलता है कि नगरीय निकाय द्वारा लगभग 194 दुकान का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 193 दुकान प्रारंभ हो चुकी हैं। हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसका उद्देश्य याद रखना है कि उच्च क्वालिटी की दवाएँ यहाँ पे कम से कम कीमत पर लगभग 50 से 90% की छूट यहाँ पर मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत प्रति आवास
इकाई में नल संयोजन के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो प्रति आवास 3,000 रुपये का प्रावधान है। हालांकि ये जो 3,000 रुपये है ये हितग्राहियों से नहीं लिया जाता, ये अनुदान के तौर पर दिया जाता है। भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को कितने रुपए में नल संयोजन का प्रदान किया जाता है? देखिए जो 3,000 रुपये है वो है प्रति इकाई के दर में प्रावधानित, लेकिन जो हितग्राही हैं उनको निःशुल्क दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही रहेगा, निःशुल्क। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। भागीरथी नल जल योजना राज्य के लगभग 5 लाख परिवार जो है विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत करते हैं। तो ये जो तंग बस्तियों में जितने भी लोग निवासरत हैं उनके लिए पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए भागीरथी नल जल योजना को लाया गया है। और प्रति आवास इकाई कितना प्रावधानित है इसके हिसाब से? 3,000 रुपये नल लगाने के लिए। और यहाँ पे याद रखेंगे कि नगरीय निकाय में 100% अनुदान पर काम किया जाएगा, हितग्राहियों से पैसा नहीं लिया जाता। फिर अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना कब शुरू हुआ? मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना शुरू हुआ है आपका 1 नवंबर 2020 को। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र के नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये शहरी स्लम योजना जो है वो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, याद रखेंगे आप, ठीक है। शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना का आरंभ हुआ था। कब? 1 नवंबर 2020 को आरंभ हुआ था। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं जैसे आपका मुफ्त परामर्श हो गया, उपचार हो गया, दवाइयाँ वगैरह हो गया, टेस्ट सुविधा वगैरह हो गया, वो उपलब्ध कराया जाता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब एक आपका वैन या फिर बस तैयार कर दिया जाता है और ये घर घर तक जाकर, गली गली में जाकर क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें जितने भी डॉक्टर होते हैं न्यूनतम MBBS स्तर के डॉक्टर यहाँ पे होते हैं। फिर अगला है देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ में संचालित है, इसका नाम है दाई दीदी क्लिनिक योजना। ये भी आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ही आता है। दाई दीदी क्लिनिक में आपको याद रखना है इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के माध्यम से ही महिलाओं की इलाज करने के लिए योजना लाया गया है, ठीक है। महिलाएं हो गया, बच्चियां हो गया, इनका इलाज कराया जाता है संपूर्ण महिला स्टाफ के माध्यम से। जो डॉक्टर हो गए, नर्स होंगे, वो सब कुछ महिला ही होंगे इस योजना के संदर्भ में। आप ये चीज़ याद रखेंगे। और देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है ये, और यहाँ पर निःशुल्क उपचार कराया जाता है। यहाँ पे भी देखिए मोबाइल मेडिकल यूनिट आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का ये है। और दाई दीदी क्लिनिक योजना भी जो है मुख्यमंत्री स्लम योजना का एक पार्ट है। फिर अगला है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य में कितने शहर को शामिल किया गया है? देखिए देश के 100 शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, और इसमें राज्य के 3 शहरों को चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा 3। कौन कौन से 3 शहर वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो रायपुर को शामिल किया गया है, बिलासपुर को शामिल किया गया है, नवा रायपुर, अटल नगर को शामिल किया गया है, दुर्ग एवं भिलाई को शामिल नहीं किया गया है। तो 3 शहरों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य के। ये तीनों के नाम आप देख सकते हैं, रायपुर, बिलासपुर एवं नया रायपुर, अटल नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के स्वच्छतम राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ को द्वितीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छतम राज्य के हिसाब से राष्ट्रीय पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा पुरस्कार मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? यही इसी से रिलेटेड है। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 67 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को 5 स्टार आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किए गए? मतलब कितने शहरों को 5 स्टार का रेटिंग मिला है छत्तीसगढ़ के? तो आपको याद रखना है 2 शहरों को रेटिंग मिला है। किन 2 शहरों को ऐसा पूछा जाए तो इसका ऑप्शन है पाटन और अंबिकापुर। याद रखेंगे पाटन और अंबिकापुर। इसका और डिटेल में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ठीक है। जब 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, 2019 में हुआ था, 2020 में हुआ था, तो तीनों समय लगातार 19, 20, 21 में छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छतम राज्य का खिताब मिला था, मतलब पहले नंबर पर था। लेकिन वर्ष 2022 के
इस सर्वेक्षण में द्वितीय पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ को, तृतीय स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों को 67 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के 2 शहर को 5 स्टार, 44 शहर को 3 स्टार, उसके बाद 48 शहर को 1 स्टार आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। तो 2 शहर को जो 5 स्टार मिला है वो 2 शहर कौन कौन से हैं, पाटन और अंबिकापुर। फिर अगला क्वेश्चन है, मिशन क्लीन सिटी क्यों लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में। मिशन क्लीन सिटी समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ये जो योजना है उसको लाया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिशन क्लीन सिटी योजना लाया गया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वो नगर निगम अंबिकापुर से इंस्पायर्ड है और ये समस्त राज्यों में अभी संचालित है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1600 टन जो है अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है। फिर अगला है सुविधा 24 योजना किससे संबंधित है। सुविधा 24 योजना संबंधित है सामुदायिक या फिर सह सामुदायिक शौचालय के निर्माण से। सुविधा 24 योजना के अंतर्गत प्रति सीट कितनी लागत राशि का प्रावधान है, 1,40,000। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सुविधा 24 योजना क्या है, सामुदायिक या फिर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु ये योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत जो है जर्जर अनुपयोगी सामुदायिक शौचालय को तोड़कर नवीन शौचालय का निर्माण कराया जाता है और योजना के अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत रुपये 1,40,000 रुपये का प्रावधान है। इसमें से भारत सरकार द्वारा 39,200 रुपये का अनुदान मिल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं संधारण हेतु कौन सी योजना लागू की गई है। तो नगरीय निकायों के सामुदायिक शौचालय के संचालन और संधारण के लिए आपका स्वच्छता श्रृंगार योजना, ठीक है, स्वच्छता श्रृंगार योजना। तो सुविधा 24 योजना जो है वो सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए, लेकिन ये जो सामुदायिक शौचालय के संचालन और संधारण के लिए जो योजना है वो है स्वच्छता श्रृंगार योजना। इन शौचालय से संबंधित शिकायत किस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। जितने भी राज्य में शौचालय उसमें सफाई से संबंधित जो भी शिकायत करना आपको, तो वो जो शिकायत है आप निदान 1100 ऐप पर कर सकते हैं। स्वच्छता श्रृंगार योजना क्या है, नगरीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं संधारण के लिए ये लागू किया गया है। इसमें शौचालय में जितने अनिवार्य सुविधाएं होना चाहिए, जैसे आपका साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाइपर, आईना या फिर न्यूनतम 2 बार सफाई होना चाहिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन रखा जाना चाहिए। इन सब का काम किया जाता है स्वच्छता श्रृंगार योजना, मतलब शौचालय का श्रृंगार किया जाता है एक तरीके से, ये याद रख लेंगे। और निदान 1100 ऐप के माध्यम से शौचालय से संबंधित शिकायतों के निराकरण की भी व्यवस्था की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, मिशन अमृत योजना के प्रमुख घटक क्या है ये आपको बताना है। तो मिशन अमृत योजना के अंतर्गत जल प्रदाय का काम किया जाता है, सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पे एक और ऑप्शन आना चाहिए था, यहाँ पे सी में आना चाहिए था उद्यान और डी में आना चाहिए था उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका काम है, मतलब जल प्रदाय, सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट और उद्यान से संबंधित काम भी किया जाता है। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के कितने नगरीय निकाय को सम्मिलित किया गया। तो प्रदेश के 9 नगरीय निकाय को सम्मिलित किया गया। चलिए मिशन अमृत योजना को और डिटेल से समझते हैं। मिशन अमृत या फिर अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन योजना, इसमें जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकाय जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा ये सम्मिलित है। इसके प्रमुख घटक क्या है, जल प्रदाय, सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट और उद्यान, इनका विकास करना इसके प्रमुख घटक है। वैसे मुख्य काम इसमें क्या किया जाता है, समस्त आवासों में निजी जल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्रता के संबंध में क्या सही है। तो शहरी आवासहीन गरीब व्यक्ति पात्र हैं, आवासहीन होते हैं और गरीब हैं तो वो पात्र हैं। अल्प आय वर्ग के हितग्राही, अल्प आय वर्ग में आप लिमिट भी याद रख सकते हैं 3 लाख से कम जिनका वार्षिक आय होता है ना, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अल्प आय वर्ग के हितग्राही जिनका देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वे पात्र हैं। जो 31 अगस्त 2015 से पहले
नगर क्षेत्र में निकाय क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत है, मतलब शहरी क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, वे पात्र हैं। तो उपरोक्त सभी सही इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक कौन कौन से हैं? मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, ये तीनों इसके घटक हैं। उपरोक्त सही सभी इसका सही जवाब होगा। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो क्लास लिया उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में क्या याद रखेंगे? पात्रता मैंने आपको बता दिया, शहरी आवासीय गरीब परिवार या फिर अल्प आय वर्ग के परिवार हो गए हैं। फिर जो है 31 अगस्त से पूर्व निकाय क्षेत्र के अंदर निवास करते जिनके पास पक्का मकान नहीं, ये सारे पात्र हैं। और योजना के जो घटक हैं, योजना के अंतर्गत जो घटक है आपको याद रखना है, मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, ये सब चीज़ जो है योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक हैं। फिर अगला है, मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है? इस मोर जमीन मोर मकान योजना क्या है? अगर किसी के पास ज़मीन है तो इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत मकान बनाया जा सकता है। और इसमें कितना सब्सिडी मिलता है? 2.29 लाख सब्सिडी मिलता है। मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु ये जो राशि मिलता है, सब्सिडी मिलता है 2.29 लाख रुपए, ये आपको बताना है कि कितने किस्तों में मिलता है। तो 4 किस्तों में ये राशि मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, मिशन के घटक के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि, याद रखेंगे, मोर जमीन मोर मकान में स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास का निर्माण किया जाता है। अधिकतम 30 वर्ग मीटर पर आवास बनाए जाते हैं। 4 किस्तों में 2.29 लाख की सब्सिडी मिलती है। फिर अगला है, मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फ्लैट निर्मित करके दिया जाता है? देखिए, मोर जमीन मोर, यहाँ पे जो योजना का नाम था मोर जमीन मोर मकान, इसमें ज़मीन होना ज़रूरी है तब आप आवास बना सकते हैं। लेकिन मोर मकान मोर चिन्हारी में क्या होता है, जो स्लम एरिया में निवासरत हैं उनको वहाँ से स्थानांतरित करने के लिए फ्लैट बनाकर दिया जाता है मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत। तो आपको ये बताना है कि जो फ्लैट बनाकर दिया जाता है वो मिनिमम कितने वर्ग मीटर का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 30 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, मोर मकान मोर आस, इस योजना के अंदर किसे मकान आवंटित किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा, मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी स्लम एरिया में निवासरत व्यक्ति होते हैं उनको स्थानांतरित किया जाता है और उसको फ्लैट दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ फ्लैट बच गए, याद रखेंगे, जो फ्लैट बच जाते हैं विस्थापन उपरांत शेष आवासों का आवंटन जो है वो मोर मकान मोर आस योजना के अंतर्गत जो स्लम एरिया में निवासरत होते हैं या फिर गैर स्लम एरिया में निवासरत अल्प आय वर्ग के होते हैं उनको मोर मकान मोर आस योजना के अंतर्गत अवेलेबल कराया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मोर मकान मोर चिन्हारी और मोर मकान मोर आस में अंतर क्या है? इसमें स्लम के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु आपको फ्लैट बनाकर दे दिया जाता है 30 वर्ग मीटर तक, और इसमें शासन द्वारा एक फ्लैट का जो है 4 लाख अनुदान मिलता है, लेकिन हितग्राहियों को सिर्फ 75,000 रुपये देना होता है। और मोर मकान मोर आस में क्या है, इनमें जितने भी फ्लैट बांट दिए जाते हैं, अगर कुछ फ्लैट बच जाते हैं तो शेष आवासों को स्लम हो गया फिर गैर स्लम हो गया, इस जो लोग जिनके पास मकान नहीं होता है उनको आवंटित कर दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, महिला स्व सहायता समूह को आवर्ती निधि के रूप में कितने रुपए बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में देने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति स्व सहायता समूह। फिर अगला क्वेश्चन, दिव्यांग रिक्शा चालक रैग पिकर्स जो कचरों में से कुछ सामान उठाते हैं, जैसे लोहा हो गया प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको उसके बाद उसको बेचते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, उसको रैग पिकर्स कहते हैं। तो रैग पिकर्स वेंडर्स वगैरह बहुत सारे जो लोग हैं जो रास्ते में सामान वगैरह बेचते हैं, है ना, इत्यादि कितने पुरुषों को जोड़कर स्व सहायता समूह का गठन किया जा सकता है? जैसे नॉर्मली स्व सहायता समूह के गठन के लिए 10 व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इनके लिए छूट है कि कम से कम 5 लोगों के समूह का भी गठन करके ये स्व सहायता समूह बना सकते हैं। तो स्व सहायता समूह क्या है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया था। महिला स्व सहायता समूह के लिए 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़कर स्व सहायता समूह का निर्माण किया जा सकता है, और इसमें 10,000 रुपये आवर्ती निधि के रूप में मिलता है। साथ ही साथ 50,000 रुपये प्रति पंजीकृत एरिया लेवल फेडरेशन को दिए जाने का प्रावधान है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि दिव्यांग रिक्शा चालक रैग पिकर्स वेंडर इत्यादि को 5 पुरुषों
को जोड़कर भी समूह का गठन इनके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इनको जो आवर्ती निधि, इन लोगों को जो 10,000 मिलता था, यहाँ पे आवर्ती निधि नहीं मिलेगा अगर 5 पुरुषों को जोड़कर समूह बनाया जाता है। बाकी अतिरिक्त लाभ इनको मिलेगा, लेकिन आवर्ती निधि नहीं मिलेगा। फिर अगला है स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राही अधिकतम कितने रुपए व्यक्तिगत ऋण ब्याज पर ले सकते हैं? तो अधिकतम 2 लाख रुपए स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत ऋण 2 लाख रुपए के हिसाब से ले सकते हैं। और सामूहिक ऋण कोई समूह कितने रुपए ले सकते हैं स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है कि 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है समूह, और व्यक्तिगत ऋण ले सकता है 2 लाख रुपए। और इसमें 7% की दर से ब्याज के दर पर यह राशि दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे स्वरोजगार कार्यक्रम, ये है आपका स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। इसमें व्यक्तिगत ऋण 2 लाख रुपए पात्र हितग्राहियों को दिया जाता है, सामूहिक ऋण 10 लाख रुपए तक का मिलता है, और ये जो राशि है वो 7% ब्याज पर देय है। महिला स्व सहायता समूह को अगर समय पर वो ऋण दे देते हैं तो एक्स्ट्रा 3% की और छूट मिल जाती है। फिर अगला है गोधन न्याय योजना राज्य में कब चालू है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020। ठीक है, 20/7/20 ऐसे याद रख लेना, 20/7/20, आगे भी 20 पीछे भी 20। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से कितने रुपए प्रति किलो की दर से गोबर क्रय किया जाता है? 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर पशुपालकों से क्रय किया जाता है। उसके बाद इसको 3 अलग अलग खाद में कन्वर्ट किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद, है ना, सुपर कंपोस्ट प्लस खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके 10 रुपये किलो की दर से, सुपर कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके इसे 6 रुपये किलो की दर से, और सुपर कंपोस्ट प्लस खाद में कन्वर्ट करके 6.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन वही है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट खाद को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 10 रुपये। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब आप लाइक कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो इंस्टाग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें और उस पेज को लाइक करें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।